साहब अपना पता क्या होगा, बस एलेक्जेंड्रिया होटल पहुंचकर बिल्ले मियाँ को मिले, लिख दें, यहाँ मुझे सभी जानते हैं। साहब मैं खाने में क्या लाऊं? दोपहर का खाना खाने के बाद मैंने 1 घंटा आराम किया। उठा तो रेलवे स्टेशन वालों को फ़ोन किया। मालूम हुआ कि जानिब रेलगाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त बहाल नहीं हो सकी। मैं अब दिल्ली पहुंचना चाहता था ताकि मैंने इसराइली फ़ौजी माहिर के जिन कागजात की नकल उतारी है वो दिल्ली में अपने मास्टर स्पाई गुल खान को जाकर दिखाऊं और मालूम करूं कि किस किस्म के रॉकेटों के नक्शे हैं और इनकी तैयारियों के सिलसिले में इंडिया की हुकूमत क्या कोशिशें कर रही है, और पेशतर इसके कि ये तैयार हों, इनको किस तरह तबाह किया जा सकता है। मगर दरियाओं के सैलाब ने मुझे रोक रखा था। बांडा से दिल्ली की तरफ कोई लारी नहीं चल रही थी कि मैं इसी तरह थोड़ा थोड़ा फासला तय करके दिल्ली पहुंच सकता। मैंने सोचा कि बांडा से नीचे जबलपुर या नागपुर चला जाता हूं, वहां से किसी दूसरी तरफ निकल जाऊं और कलकत्ते से दिल्ली वाली कोई ट्रेन पकड़ लूं। मगर ये बड़ा लंबा सफ़र था। खबर नहीं थी कि उस तरफ भी दरिया चढ़े हुए हैं और ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त बहाल है या नहीं। आखिर यही फैसला किया कि 1-2 रोज़ यहीं बांडा के होटल में ही पड़ा रहता हूँ, उसके बाद कोई फैसला करूँगा। मिस शीला की ड्यूटी दिन के वक्त काउंटर पर ही थी, मगर उसका कोई फ़ोन नहीं आया। ड्यूटी के वक्त वो बड़ी मोहतात रहती थी। बाशिंदे के बारे में कुछ मालूम करना चाहता था कि ये कौन है और कहाँ से आया है। मेरा ख्याल था कि उसे कुछ न कुछ ज़रूर मालूम होगा। दोपहर को मिस शीला ने फ़ोन किया। कहने लगी, सर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बताएं। मैंने कहा, शुक्रिया, बस तुम्हारी ज़रूरत है। क्या तुम वक्त निकाल कर मेरे पास थोड़ी देर के लिए आ सकती हो? उसने तंजन कहा, क्या आपकी बीवी ने आपको फ़ोन नहीं किया? मालूम हो रहा था कि उस वक्त वो काउंटर पर बिल्कुल अकेली है। मैंने कहा, शीला जी, आपकी जगह और कोई औरत नहीं ले सकती। मैंने जानबूझकर उसकी खुशामद की क्योंकि अब मुझे उससे मतलब था। मिस शीला हल्का सा कहकहा लगाकर बोली, महाशय जी, आप तो दिलीप कुमार हीरो की तरह डायलॉग बोल रहे हैं। मैंने उसकी मजीद खुशामद करते और मजीद झूठ बोलते हुए कहा, नहीं नहीं मिस शीला, ये मेरे दिल की आवाज़ थी, तुम सचमुच मुझे अच्छी लगने लगी हो। शीला ने कहा, इस वक्त तो मैं ड्यूटी पर हूँ, रात को आऊँगी। उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया। मैं इस ख्याल से कमरा लॉक करके निकल आया कि स्टेशन पर जाकर खुद सूरत हाल मालूम करूं। चाबी देने मैं मिस शीला के पास काउंटर पर आया तो उसने कुछ शर्मा कर बड़े दिल रुबा अंदाज में कहा, सर कितनी देर तक आ जाएंगे? मैंने आहिस्ता से कहा, रात होने से पहले आ जाऊंगा। उसने शर्मीली मुस्कुराहट के साथ चाबी लेकर पीछे लकड़ी के बने हुए बोर्ड पर लटका दी। मैंने रिक्शा पकड़ा और स्टेशन पर आ गया। स्टेशन पर मुसाफिर अपने साजो सामान के साथ डेरे डाले पड़े थे। सिर्फ जुनूब की तरफ गाड़ियां आ जा रही थीं। स्टेशन से निकलकर मैं कुछ देर इधर उधर फिरता रहा। बांडा शहर ज्यादा बड़ा नहीं था, जहां मुसलमान भी थे और हिंदू भी। एक जगह गुरुद्वारे की इमारत नजर आई। मैं एक चौक में आकर सामने सिनेमा हाउस में कोई अंग्रेजी फिल्म चल रही थी। मैंने सोचा कि चलो फिल्म ही देखते हैं, कुछ वक्त इस तरह कट जाएगा। टिकट लेकर मैं गैलरी में आकर बैठ गया। फिल्म पहले से चल रही थी। ये कोई काउबॉयज की वेस्टर्न फिल्म थी। बस बैठा देखता और सोचता रहा कि मेरा आइंदा कमांडो मिशन क्या होना चाहिए। इसराइली बाशिंदे के खुफिया एटमी रॉकेटों वाले कागजात की एक और समत दिखा दी थी। इसका मतलब था कि इंडिया की हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ एटमी सतह पर जंगी तैयारियां शुरू कर रही है। अगर इस किस्म के दूर मार रॉकेट और मिसाइल भारत की हुकूमत तैयार कर सकती थी तो इसके आगे न्यूक्लियर डिवाइस लगाकर इसे एटमी रॉकेट और एटमी मिसाइल में भी तब्दील कर सकती थी। और जाहिर है कि ये सारी जंगी तैयारियां और हलाकत खेज असलहा पाकिस्तान के खिलाफ ही इस्तेमाल होने वाला था। इंडिया इस किस्म का असलहा अपने दूसरे हमसाए चीन के खिलाफ इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं कर सकता था। मैंने उसी वक्त अहद कर लिया कि मैं अपने वतन पाकिस्तान की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ की खातिर अपनी ज़िंदगी की बाजी लगाकर भारत के इन जारहाना अज़ाइम को तबाह कर दूंगा। अभी ये रॉकेट वगैरह कागजी तैयारियों के इब्तदाई मरहलों में थे और इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने अमेरिका की मदद से इसराइली साइंसदानों का ताउन हासिल किया था। इसका मतलब था कि अब इसराइल इंडिया को पाकिस्तान और कश्मीर के मुजाहिदीन के खिलाफ न सिर्फ असलहा गोला बारूद दे रहा था बल्कि इंडिया को एटमी ताकत और एटमी सलाहियतें भी मुहैया कर रहा था। मेरा जहन ऐसे ही ख्यालों में उलझा रहा और फिल्म ख़त्म हो गई। मालूम हुआ कि जब मैं टिकट लेकर सिनेमा हॉल में दाखिल हुआ था तो इंटरवल हो चुका था। भारत के कई शहरों में मैंने देखा कि वहाँ इंटरवल तक टिकट फरोख्त होते थे। मैं होटल में वापस आ गया। उस वक्त रात के 9-9:15 बज रहे थे। लॉबी के काउंटर पर मिस शीला की जगह कोई दूसरी औरत मौजूद थी। मैंने चाबी ली और अपने कमरे में आ गया। मुझे होटल बॉय ने आता देख लिया था। थोड़ा वक्फा डालकर वो मेरे कमरे में आया और सुराग रसानों की तरह करीब आकर कहने लगा, साहब आज उस अंग्रेज से मिलने एक मेम आई थी। दोनों बड़ी देर तक कमरे में बैठे बातें करते रहे। उन्होंने विस्की भी मंगवाई थी। सर मुझे तो ये कोई बड़ा खतरनाक जासूस लगता है।
मैंने उसे हंस कर टालते हुए कहा, नहीं नहीं, मैंने इसके सारे कागज़ अच्छी तरह देखे हैं। वो कोई इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर, जो सड़कें या पुल वगैरह बनाते हैं। अच्छा ये बताओ आज खाने में क्या है, मुझे बड़ी भूख लगी है। महमूद सुराग रसां से एकदम होटल बॉय बन गया और उसने खड़े खड़े होटल में जितने खाने पके थे सारे के सारे दोहरा दिए। मैंने कहा, तुम ऐसा करो, मेरे लिए चिकन करी और खुश्का ले आओ। और मीठे में क्या लाऊं सर? इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बस तुम कॉफ़ी ले आना बाद में। यस सर। और होटल बॉय सलाम करके चला गया। खाना मैंने अकेले ही खाया और कॉफ़ी भी अकेले ही पी। मुझे मिस शीला का इंतज़ार था। मैं उससे इस्राएली बाशिंदे के बारे में पूछना चाहता था कि ये ज़ात शरीफ कौन है और कहाँ से आया है। मैं कुछ देर सोफे पर बैठा सिगरेट पीता और टेलीविज़न पर लोकल खबरें सुनता रहा। बाद में टेलीविज़न पर दरियाओं और ट्रेनों की सूरत हाल बताई गई जिसमें कोई तब्दीली नहीं थी। मैंने टेलीविज़न बंद किया और पलंग पर लेटकर अखबार पढ़ने लगा। कोई 11:15 बजे के करीब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। ये मिस शीला थी। मैंने उठकर दरवाज़ा खोला। मिस शीला की रेशमी साड़ी में से खुशबू की लपेटें उठ रही थीं। मैं आगे से हट गया। वो मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। मैंने सोचा कहीं कुमार जी सो न गए हों। मैंने दरवाजे को ये कैसे हो सकता है कि तुम्हें आना हो और मैं सो जाऊं। वो सोफे पर बैठ गई और पर्स एक तरफ रख कर अपने ब्लाउज को हाथों से ऊपर कर रही थी। मुझसे रहा न गया। मैंने पूछ ही लिया, शीला जी क्या ये ब्लाउज आपको बहुत तंग है? वो हंस पड़ी। नहीं ऐसी बात नहीं है कुमार जी, बस मुझे इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद ऊंचा करने की आदत पड़ गई है। असल में मैं नहीं चाहती कि मेरी बॉडी की शेप खराब हो। इस दौरान उसने अपने पर्स में से स्कॉच विस्की का एक क्वार्टर निकाल लिया था। कहने लगी, आज मैं इसलिए थोड़ी विस्की लाई हूँ कि मेरे साथ थोड़ी सी तुम भी पियोगे। मैं दिन भर काउंटर पर अहमक लोगों से बातें करते करते थक जाती हूँ। रात को थोड़ी सी विस्की न पीऊँ तो मर जाऊँ। मैंने कहा, नहीं शीला जी, मैं नहीं पीऊँगा। मैंने कभी पी ही नहीं, कहीं मेरी तबीयत न खराब हो जाए। मिस शीला ने विस्की की छोटी बोतल मेज़ पर रखते हुए कहा, मैं तबीयत खराब नहीं होने दूंगी। वो उठकर डाइनिंग टेबल की तरफ गई। वहाँ से शीशे के 2 गिलास उठाकर मेज़ पर रखे। फिर बाथरूम में जाकर शीशे के जग में पानी डाल सिंगल पैक बनाऊंगी तुम्हारे लिए, ज़रा मेरे साथ रहेगा। तुम कोई विष्णु थोड़े ही हो, आजकल तो विष्णु भी खूब पीते हैं। मैं उलझन में पड़ गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि इनकार कैसे करूं। मुझे ये भी डर लग रहा था कि अगर मैंने इसकी बात न मानी तो हो सकता है कि इसका मूड ऑफ हो जाए और वो एक गिलास चढ़ाने के बाद चली जाए और मुझसे किसी बारे में कोई बात न करें। इसी असना में वो मेरे ग्लास में थोड़ी सी विस्की डाल चुकी थी। उसने पानी से मेरा आधा ग्लास भर दिया, फिर अपना डबल पैक बनाया और मेरा ग्लास मेरी तरफ बढ़ाकर अपना ग्लास अपने हाथ में उठाकर बोली, चीयर्स। मैंने भी अपना ग्लास उठा लिया। चीयर्स। मैंने ग्लास होंठों से लगाया, एक घूंट पिया और मेरे हल्क में आग की एक लकीर नीचे उतर गई। मिस शीला गटागट 3-4 घूंट पी गई। उसने पर्स में से अपने सिगरेटों की डिब्बी निकाली, एक सिगरेट सुलगाकर मुझे दिया, एक सिगरेट लगा लिया। अब हुई ना बात कुमार जी, तुमको सोशल होना चाहिए। हमारी दोस्ती को 1-2 दिन ही गुजरे हैं, पर सच कहती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैंने सिगरेट का हल्का सा सच कहती हूँ कि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। मैंने सिगरेट का हल्का सा कश लगाया और धुआं उड़ाते हुए सोफे से टेक लगाकर कहा, शीला जी ये तो मेरे सौभाग्य हैं कि तुम जैसी सोशल लड़की मुझसे प्रेम करती है। मिस शीला ने नाराजगी के लहजे में कहा, मगर तुमको तो अपनी पत्नी से प्रेम है, तुम मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, मैं जानती हूँ। मैंने दिल में कहा, जानती हो तो जानती रहो, जल्दी से शराब का गिलास खाली करो ताकि तुम्हारी मत मारी जाए और इसराइली बाशिंदे के बारे में जो बातें तुमने अभी तक मुझे नहीं बताई वो भी मुझे बता दो। यहाँ मैं आपको और ख़ास तौर पर नौजवान सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि शराब को कभी हाथ न लगाएं। आप खुशकिस्मत हैं कि आप मशरिक में पैदा हुए हैं और मुसलमान की हैसियत से पैदा हुए हैं। आपके दीन इस्लाम ने आपको एक मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक दिया है। मिस शीला ने अपना गिलास ख़त्म कर लिया था। मैंने अपने ग्लास में से सिर्फ एक घूंट इसलिए पिया था कि मिस शीला को शक न हो और ये मेरे वतन की सिक्योरिटी का मसला था। यकीन जानिए, थोड़ी सी शराब जो मेरे हल्क में आग बनकर उतर गई थी वो मेरे ज़मीर को जला रही थी। आग बनकर उतर गई थी वो मेरे ज़मीर को जला रही थी और मैं दिल ही दिल में तौबा इस्तग़फ़ार पढ़ रहा था। मेरे ग्लास में बाकी की शराब अभी तक पड़ी थी। पहला डबल पैक चढ़ाने के साथ ही मिस शीला की अक्ल और उसके तमाम दिफाई मोर्चे तबाह हो गए। मैंने बातों ही बातों में उससे इसराइली बाशिंदे के बारे में पूछा कि ये अंग्रेज़ कौन है और कहाँ से आया है। मिस शीला ने अपने लिए पैक बनाते हुए कहा, ये अंग्रेज़ कहाँ है, ये तो यहूदी है। अच्छा, मेरा ख्याल है ये अपने कारोबार के सिलसिले में बांडा आया होगा। यहूदी काफ़ी कारोबारी लोग होते हैं। मिस शीला ने दूसरे पैक का एक बड़ा घूंट निकलने के बाद सिगरेट का कश लगाया और बोली, बांडा में इसका कोई कारोबार नहीं है। मैंने कहा, फिर तो ये टूरिस्ट होगा। मैंने जानबूझकर कहा था,
मिस शीला के सामने वाले सोफे पर बैठा था। हमारे दरमियान छोटी कॉफी की टेबल थी। वो टेबल पर मेरी तरफ झुक कर राजदारी के अंदाज में कहने लगी, कुमार जी तुम कुछ नहीं जानते, तुम इंडियन होकर भी नहीं जानते कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे डिफेंस के लिए क्या कुछ कर रही है। मैंने बोलपन से कहा, क्या चिंता जितना आप जानती हैं। मिस शीला ने सिगरेट की राख एस्ट्रे की बजाय मेज पर छाड़ते हुए कहा, हमारी गवर्नमेंट न्यूक्लियर पावर बनने के लिए काम कर रही है। हम एटम बम और एटमी रॉकेट, एटमी मिसाइल बनाना चाहते हैं। हमने इस टारगेट को हासिल करने के लिए अपने दोस्त मुल्क इसराइल की मदद हासिल की है। इसराइल कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन उसे अमेरिका का न्यूक्लियर ताउन हासिल है। अमेरिका की मदद से इसराइल बहुत जल्द एटमी ताकत बन जाएगा। मैं बीच में हूँ हाँ और गुड वेरी गुड कहकर शीला को शह देता रहा। वो कह रही थी, हमारा इसराइली गवर्नमेंट के साथ पैक्ट हुआ है, इसलिए इसराइली फौजी मशीर हमारे यहाँ आते जाते रहते हैं, फौजी माहिरीन भी आते रहते हैं। ये जो इसराइली हमारे होटल में आकर ठहरा है, ये भी इसराइल इंडिया पैक्ट के तहत ही इंडिया में मुकीम है। मैंने अनजान बनकर कहा, मगर शीला, एटम बम और एटमी रॉकेट बनाने पर तो अरबों का खर्चा होता है, इतने रुपए हमारी भारत की हुकूमत कहाँ से लाएगी। मिस शीला ने बाजू ऊपर उठाकर कहा, भगवान देगा, लक्ष्मी देवी हम पर भी मदद मिल रही है। कुमार जी, हम अपने दुश्मन को शिकस्त देने की खातिर एक वक्त का भोजन छोड़ सकते हैं। मैंने एक बार फिर अनजान बनते हुए पूछा, हमारा दुश्मन चीन ही है ना? वो बोली, चीन भी है, मगर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान को ख़त्म करके रहेंगे। हम इसलिए एटम बम और एटमी रॉकेट मिसाइल बनाने के प्रोग्राम पर अमल कर रहे हैं। मैंने कहा, मगर शीला जी, पाकिस्तान तो बहुत छोटा मुल्क है, हमें उससे डरना नहीं चाहिए। हमारे इंडिया के पास तो बहुत बड़ी फौज है, पाकिस्तान के पास तो उसका 5वां हिस्सा भी नहीं। शीला ने कहा, लेकिन पाकिस्तान एक लड़ने मारने वाली बहादुर कौम है। उसका एक सिपाही हमारे 50 फौजियों का अकेला मुकाबला कर सकता है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि पाकिस्तानी फ़ौज मुसलमान है, वो अपने मज़हब की खातिर अपनी जान कुर्बान करना जानती है। ये बात हमारी कौम में और हमारी फ़ौज में नहीं है। हम हिंदू लोग बुनियादी तौर पर बुज़दिल और कारोबारी लोग हैं, हमें सिर्फ दौलत इकट्ठी करनी है। वो बोलती चली जा रही थी। शराब के दूसरे पैग ने उसके शऊर की आई लाइन भी उड़ा दी। अब वो बात करते करते मौजू से हटने लगी थी। मैंने उसको मजीद कुरेदते हुए कहा, ये इसराइली फौजी एक्सपर्ट कहाँ जा रहा है? मिस शीला ने दूसरा बल्कि तीसरा चौथा सिगरेट लगाते हुए कहा, बड़ा बदमाश है ये जीव, इसकी एक गर्लफ्रेंड भी इसके साथ है, भद्दी सी है। वो मुझे बता रही थी कि हम लोग पहले दिल्ली जाएंगे, वहाँ इंडियन आर्मी के चीफ से मुलाकात करनी है, उसके बाद बम्बई जाएंगे। मैंने कहा, बम्बई में वो फिल्म स्टूडियोज देखने जा रहे होंगे। मिस शीला के दिमाग और शऊर की तीसरी दिफाई लाइन पर शराब ने अटैक कर दिया। उसके मुंह से पहली बार मैंने बड़ी फौश गाली सुनी। गाली खुदा जाने उसने किसको दी थी। तुम भी कारोबारी बुज़दिल हिंदू हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। अरे बम्बई के पास हमारा एटमी रिएक्टर है, इसराइली वहाँ जा रहा है, क्या समझे? तुम्हारा ग्लास अभी तक भरा हुआ क्यों है? दिस इज़ नॉट फेयर। मैंने अपना ग्लास नीचे रखते हुए कहा, शीला जी, मैंने और पी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, फिर मैं तुमसे प्रेम नहीं कर सकूंगा। प्रेम के नाम पर उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा और बोली, कुमार जी, मैं पहली न बैठी थी, वरना मैं किसी को कुछ नहीं समझती। यहाँ हजारों आदमी आते रहते हैं, मैं किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखती, मगर तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। कुमार जी, माय गॉड, क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो? मैंने उस औरत से इसराइली बाशिंदे के बारे में जितनी मालूमात हासिल करनी थी मैं कर चुका था। अब मुझे उससे कोई गरज नहीं थी। अब मैं चाहता था कि वो किसी तरह मेरे कमरे से निकल जाए। वो एक बार बाथरूम गई तो मैंने देखा कि उसके कदम जरा से लड़खड़ा रहे थे। वो उठकर मेरे सोफे पर आ गई। मैंने दिल में कहा, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। वो मुझसे मोहब्बत की बातें करने लगी। मेरे लिए उस वक्त ये महज वक्त ज़ाया करने वाली बातें थीं। इसमें कोई शक नहीं कि जब आदमी के सामने कोई बड़ा मिशन हो और ख़ास कर दीनी या मुल्की सिक्योरिटी का मकसद हो तो मोहब्बत वगैरह की बातें बहुत छोटी होती हैं। बस अब मुझसे ये ना पूछें कि मैंने उस औरत को किस तरह अपने से आज़ाद किया। मुझे इतना याद है कि जब वो मेरे कमरे से बाहर निकल रही थी तो मुझसे नाराज़ थी, मुझे बुरा भला कह रही थी, बल्कि जाते हुए उसने मुझे गाली भी दी। उसके जाते ही मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद करके ऊपर से चटखनी लगा दी। बाथरूम में जाकर 2-3 बार अपना गला धोया, हीटर बंद कर दिया और कमरे की दूसरी खिड़की खोल दी। दरवाज़ा इस डर से नहीं खोला कि कहीं मिस शीला फिर अंदर ना आ जाए। खिड़की में से साफ ताज़ा हवा अंदर आने लगी। कुछ देर बाद जब कमरे की फ़ज़ा नॉर्मल हुई तो मैंने बत्ती बुझाई और बिस्तर पर लेटकर सो गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।
कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।